प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 6 समुद्र तटः पाठ के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ समुद्र तटः। एषः समुद्र तटः। ऐसा अर्थात यह समुद्र तटः, समुद्र का तट है। यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः अर्थात लोग पर्यटनाय पर्यटन के लिए अर्थात घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन अर्थात कुछ तरंगैः तरंगों से क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति और कुछ नौकाओं से जलविहारं कुर्वन्ति जल विहार करते अर्थात नाव पर चढ़कर घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु उनमें से केचन कुछ कन्दुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः बालकाः च बालिका और बालक बालुका भी अर्थात रेत से बालुका गृहं रचयन्ति बालुका घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये बीच बीच में तरंगाः तरंग अर्थात समुद्र की लहरें बालुका गृहं रेत के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। यह खेल चलता ही रहता अर्थात बच्चे समुद्र तट पर पड़े हुए बालू से अर्थात सैंड रेत से घर बनाते हैं खेल खेल में और पुनः समुद्र की लहरें आती हैं और उन्हें बहा ले जाती हैं। पुनः बच्चे बनाते हैं और पुनः लहरें बहा ले जाती हैं। इस प्रकार का खेल चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि। समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल नहीं, पर्यटन स्थल अर्थात जहाँ पर लोग भ्रमण करते हैं, घूमने जाते हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः अर्थात मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं उन्हें मछुआरे कहते हैं। मछुआरे अपि भी स्वजीविकां चालयन्ति अपनी आजीविका चलाते हैं अर्थात समुद्र से मछलियों को पकड़कर वे अपना आजीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में अनेकों समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को समधिकम अर्थात बहुत अधिक पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है अर्थात विशाखापट्टनम के तट से विदेशी व्यापार होता है। कोची तटः नारिकेलफलेभ्यः चायते। कोची का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वयंवरं विहरन्ति। मुंबई नगर के
जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग स्वैरम अर्थात इच्छानुसार विहरन्ति विहार करते हैं अर्थात घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिनातटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य चेन्नई नगर के मेरिनातटः मेरिनातट देशस्य देश के सागर तटेषु दीर्घतमः सागर तटों में सबसे लंबा है। अर्थात पूछा जाए कि सबसे लंबा सागर तट कौन सा है तो मेरिना तट है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इस कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल का सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर तथा पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों समुद्रों का संगम अर्थात मेल कन्याकुमारी के तट पर होता है। अर्थात कन्याकुमारी के तट पर इन तीनों का जल आकर के मिल जाता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेन द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय चंद्रमा का उदय च सूर्यास्तम और सूर्यास्त युगपदम एवं एक साथ ही देखा जा सकता है। अर्थात दोनों साथ साथ देख सकते हैं। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास की ओर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः मेरिनातटः अस्ति। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? मुम्बईनगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरं विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति? बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। कोचितटः केभ्यः जायते? कोचितटः नारिकेलेभ्यः अथवा नारिकेलफलेभ्यः जायते। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात कन्याकुमारी त्रयाणां सागराणां भवति। कन्याकुमारी 3 सागरों का क्या होता है? संगमः संगम होता है। अर्थात पहले नंबर पर ये होगा। भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश को क्या कहते हैं? यहाँ पे फिल करना है तो प्रायद्वीपः प्रायद्वीप कहते हैं। जनाः समुद्रतटम् आगच्छन्ति। कथम् आगच्छन्ति? पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः रोचते। बालेभ्यः किं रोचते? बालकों को क्या अच्छा लगता है? क्रीडा अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम् अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में है। भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है अर्थात बंगाल की खाड़ी है। यथा योग्यम योजयत। इनका मिलान करना है। जैसे समुद्र तटः तो क्या होता है? समुद्र तट पर्यटन के लिए होता है नंबर 1 पर्यटनाय। दूसरा क्रीडानकम क्या होता है? खेलने के लिए। क्रीडानकम अर्थात खिलौना खेलने के लिए होता है। दुग्धम किस लिए होता है? दुग्ध खेलने के लिए होता है? नहीं, पोषणाय पोषण के लिए होता है। दीपकः दीपक क्या करता है? प्रकाश करता है। प्रकाशाय प्रकाश के लिए होता है। विद्या तो विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए होता है। आप लोग इस अभ्यास को अपने नोटबुक पर भी लिख लें।
तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब ध्यान रखिए, जहाँ भी से चिन्ह आए, से या द्वारा अर्थ आता है, वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं जल्द ही कारक और विभक्ति चिन्हों को पढ़ाऊंगी। से द्वारा अर्थ में करण कारक अर्थात तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और सह के साथ, सह अर्थात साथ, साथ के साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्योमः मित्रेण सह, मित्र के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। बालिकया, बालिकया लिखो या सह है सात, अर्थात बहुत सारी लड़कियां होंगी, इसलिए बहुवचन में बालिका भी का प्रयोग किया गया है। तड़ागः विभाति, तालाब किससे सुशोभित होता है? कमलेन। ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर एक वचन का प्रयोग होगा और कहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान देना है। तो तालाब विभाति, अगर हम कमलेन कह देते हैं तो क्या यह सही है? केवल एक कमल से तो तालाब सुशोभित नहीं होगा। वैसे विभक्ति तो सही है कमलेना, लेकिन इसका मतलब हुआ कि तालाब में बहुत से कमल हैं और उन कमलों से सुशोभित हो रहा है, तो कमलई हो जाएगा। कमलई है सुशोभितः। अहम अपि खेलामि, मैं किससे खेलूँगा? तो कंदुकेन, गेंद से खेलूँगा। अश्वाः सह धावन्ति, यहाँ पे आपको बताना है कि किस विभक्ति का प्रयोग होगा, किस वचन का। विभक्ति तो तृतीया होगी, लेकिन वचन कौन सा होना चाहिए? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि यहाँ पे कौन सा वचन का प्रयोग होगा। सह, सह अर्थात साथ हुआ। अश्वाः सह धावन्ति अगर हुआ तो अश्व, अश्वैः सह अर्थात घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, ये अर्थ होगा। तो बहुवचन हो जाएगा अश्वैः। मृगाः सह चरन्ति, ठीक इसी प्रकार से होगा, जिस प्रकार से अश्व हुआ वैसे ही मृग होगा। मृगाः मृगैः सह चरन्ति, मृग मृग के साथ चरते हैं। यहाँ पर इस वृत्त चित्र के अनुसार आप लोगों को वाक्य बनाना है। जैसे यह कर्ता दिया हुआ है रहीम, रहीम कर्ता रहेगा, मित्र हो गया, सह हो गया और क्रीडति हो गया। तो इन तीनों का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। ऐसे है ये दूसरे नंबर पे इससे वाक्य बनाना है, तीसरे नंबर पर इससे वाक्य बनाना है, चौथे नंबर पे इससे बनाना है, पाँचवें नंबर पर इससे, छठवें नंबर पे इन सबसे, सातवें पर इनसे और आठवें पर इनसे वाक्य की रचना करनी है। यह आप लोगों का एक प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकता है व कक्षा में करने वाली गतिविधि के रूप में भी इसे कर सकते हैं। जैसे रहीमः सह, अभी ऊपर बताया कि सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो किसके साथ? मित्र के साथ तृतीया। रामः मित्रेण सह क्रीडति, राम नहीं, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, ये बन जाएगा। दूसरा वाक्य रहीमः द्विचक्रिकया, यहाँ भी तृतीया का प्रयोग हो, क्योंकि साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, हम उस द्विचक्रिका के द्वारा जा रहे हैं। तो रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम द्विचक्रिका से बाजार जाता है। तीसरा में रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। चौथा रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षेपति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। फिर रहीमः नौकया, नौका शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए नौकया हो गया। रहीमः नौकया जल विहारम करोति, रहीम नाव से जल विहार करता है। रहीमा चषकेन जलम पीबति, रहीम चषक से अर्थात चम्मच से जल पीता है। रहीमा तूलिकया चित्रम रचयति, रहीमा वायुयानेन यह आगच्छत, रहीम वायुयान से घर जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो बीच में रहीम है ना, ये रहीम साहब करता है। रहीम कौन है? करता है। इसके बाद ये जो पहले सर्कल में, पहले नंबर का जो सर्कल है,
इस सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। आप देख रहे हैं मित्रेण, द्विचक्रिकया, कलमेन, हस्तेन, नौकया, चषकेन, तूलिकया, वायुयानेन, क्योंकि यह करण कारक है और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इन सब में पहले नंबर के गोले में जो भी शब्द हैं उनमें तृतीया का प्रयोग हो रहा है, तृतीया विभक्ति। उसके बाद इधर का जो दूसरा है, यानी दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का जो गोला है, पहला तो करता है, दूसरे नंबर के गोला में करण कारक है, तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए रामः मित्रम सह क्रीडति, और अंतिम गोले में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन केवल दूसरे सर्कल में हो रहा है जहाँ पर हमें विभक्ति को परिवर्तित करना है, अर्थात करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, केवल परिवर्तन वहीं हो रहा है। रामः मित्रेण सह क्रीडति, रामः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, रहीमः कलमेन पत्रं लिखति। अब तृतीया विभक्ति का प्रयोग में कैसे करेंगे, एक रूप याद कर लीजिए। जैसे जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग अर्थात जिसके अंत में अ है, पुल्लिंग शब्द है, उसमें हो जाएगा बालक के समान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। जैसे मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः, कलमेन कलमाभ्याम कलमैः, हस्तेन हस्ताभ्याम हस्तैः, चषकेन चषकाभ्याम चषकैः, वायुयानेन वायुयानाभ्याम वायुयानैः। ये अकारांत में आ गया। और स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेगा, जैसे द्विचक्रिकया, तूलिकया, नौकया, यहाँ पर रमा के समान रूप चलेगा। कोष्ठकाते उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ अब फिर दूसरे विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके पहले हम लोग तृतीया विभक्ति पढ़ रहे थे और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग दिया गया है। ध्यान दीजिए, जहाँ पर दिया जाए, जहाँ पर हम किसी को दे देते हैं कुछ कोई वस्तु, वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे धनिकः धनम ददाति, तो निर्धनम होगा या निर्धनाय, निर्धनाय होगा। निर्धन के लिए धन देता है। अगर वो निर्धन को धन देता है तो वो दान के रूप में दे रहा है, तो वहाँ पर ऐसे वस्तुओं को देना जहाँ से हम वापस नहीं लेते हैं, वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो पठनाय, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, के लिए अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन किस लिए जीते हैं, परोपकाराय, परोपकार के लिए जीते हैं, अर्थात दूसरों के हित के लिए ही जीवित रहते हैं। प्रधानाचार्यः पारितोषिकं यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक देते हैं, किसे देते हैं, तो छात्रेभ्यः, छात्रों को देते हैं। नमः, नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, अर्थात जिसे नमस्कार करना है, शिक्षक को नमस्कार है, तो शिक्षक के अर्थ में जिस व्यक्ति को नमस्कार करना है उसमें चतुर्थी विभक्ति का होता है प्रयोग। जैसे नमः शिवाय, गणेशाय नमः, विष्णवे नमः, गुरवे नमः, इन सभी शब्दों में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। तो नमः शिक्षकाय, शिक्षक को नमस्कार है। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। बच्चों, मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहती हूँ कि पाठ के से संबंधित अन्य अभ्यास कार्य जैसे पठित, अवबोधन, कर्तापद, क्रियापद, अन्वय इत्यादि, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन अभ्यास से संबंधित मैं एक वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगी, जिससे आप लोग आसानी पूर्वक संस्कृत को सीखकर पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यह विचार कैसा है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।